इनलिस्ट प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग मॉडल फॉर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, मतलब कि कौन कौन से ऐसे स्क्रीनिंग मॉडल्स होते हैं जिनकी मदद से हम ये एवेल्यूएट कर पाते हैं कि जो हमने अपनी ड्रग बनाई है या जो हमारी स्टैंडर्ड ड्रग है वो कितनी इफेक्टिव है एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में, क्या वो एपिलेप्सी के सिम्टम्स को ट्रीट कर पा रही है कि नहीं। ये हम एवेल्यूएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग मॉडल। तो स्क्रीनिंग मॉडल्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक वीवो मॉडल्स होते हैं, दूसरे विट्रो मॉडल्स होते हैं। तो इनके भी वेरियस पार्ट्स होते हैं जो हम लोगों को हेल्प करते हैं एवेल्यूएशन में, ड्रग की इफेक्टिवनेस के एवेल्यूएशन में। तो कौन कौन से होते हैं विट्रो मॉडल्स के अंदर है हमारा हिप्पोकैम्पल स्लाइस मॉडल, एक्साइटेटरी अमीनो एसिड रिसेप्टर बाइंडिंग ऐसे, थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग फ्रॉम आइसोलेटेड ब्रेन सेल्स, और वीवो मॉडल के अंदर है इलेक्ट्रिकली इंड्यूस सीजर, अदर मेथड्स ऑफ काइंडलिंग, केमिकली इंड्यूस कन्वर्जन और सीजर इंड्यूस बाय फोकल लीजन। तो ये मॉडल डिस्कस करने से पहले हम लोगों को ये जान लेना होगा कि एपिलेप्सी क्या होती है। ए डिसऑर्डर इन विच नर्व सेल एक्टिविटी इन ब्रेन इज डिस्टर्ब कॉजिंग सीजर। जब ब्रेन्स के अंदर नर्व सेल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है तो वो सीजर्स को जनरेट करते हैं, मतलब कि सीजर्स को प्रमोट करते हैं। तो एबनॉर्मल नर्व सेल एक्टिविटी की वजह से ब्रेन में डिस्टर्बेंस आता है और हमारे अंदर सीजर्स डेवलप होते हैं। एपिलेप्सी इज ए क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वेयर ए पर्सन एक्सपीरियंस एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन। एपिलेप्सी इज ए क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ब्रेन हमारा एक्सपीरियंस करता है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इनसाइड द ब्रेन। एपिलेप्सी इज ए लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिसीज विच कॉज रिपीटेड सीजर्स, मतलब एपिलेप्सी एक लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिसीज है जिसमें रिपीटेड सीजर्स का हमें सामना करना पड़ता है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस बाय द डैमेज ब्रेन सेल। जो हमारे डैमेज ब्रेन सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमें सीजर्स आते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सीजर से होता है, कन्वल्जन होता है, कन्फ्यूजन होती है, सडन कोलैप्स होती है, स्ट्रेन सेंसेशन होती है। ये हमारे एपिलेप्सी के सिम्टम्स होते हैं। हेल्दी पेशेंट होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, वो देखिए ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है नॉर्मल चल रही है, एक ही फिक्स वेव में चल रही है, फिक्स एम्पलीट्यूड से चल रही है। तो यहाँ पे ये जो पेशेंट है ये इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ब्रेन की वो नॉर्मल है। जो एपिलेप्सी से पेशेंट होता है, मतलब कि जो पेशेंट होता है एपिलेप्सी से अफेक्टेड होता है उसके अंदर जो देखिए आपकी जो वेव्स हैं ये एम्पलीट्यूड हैं जो वो फिक्स नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जो इसके अंदर जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो कर रही है इसी वजह से हमारे जो ब्रेन होता है वो सीजर। तो जो हमारा फर्स्ट विट्रो मॉडल है वो है हिप्पोकैम्पल स्लाइस मॉडल। तो कैसे ये हेल्प करता है हमें इवैल्यूएशन में कि हमने जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बनाई है वो कितनी इफेक्टिव है। तो इसके लिए जो हम लोगों को क्या करना होता है, रैट होता है, रैट का ब्रेन होता है, रैट के ब्रेन से जो टिश्यू होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एपिलेप्सी के लिए यानी कि सीजर्स के लिए, कि उस वहीं से सीजर्स जनरेट होते हैं, वहीं से सीजर टर्मिनेट होते हैं। तो वो जो टिश्यू होता है उसका नाम होता है हिप्पोकैम्पस टिश्यू। तो जो हिप्पोकैम्पस टिश्यू है वही रिस्पॉन्सिबल होता है सीजर्स के जनरेशन में और टर्मिनेशन में। तो हमने अगर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बनाई है तो वो हम इसी टिश्यू पे यानी कि ब्रेन के इसी पार्ट पे एडमिनिस्टर करेंगे और चेक करेंगे कि जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उस टिश्यू में उस ब्रेन में हो रही थी जिस वजह से सीजर्स आ रहे थे वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम हुई या नहीं हुई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद। तो अगर वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डाउन हो गई तो यानी कि सीजर्स के जो सिम्टम थे यानी कि जो सीजर्स का ड्यूरेशन था, फ्रीक्वेंसी थी, वो भी डाउन हो जाएगी, सीजर्स भी आने कम हो जाएंगे। अगर एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी ड्रग ने सही से शो करी तो सीजर्स भी कम, अगर नहीं शो करी तो जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी वो भी डाउन नहीं होगी और सीजर्स भी हमारे कम नहीं होंगे। तो इस जो हमारा ये विट्रो मॉडल है इसका आप प्रोसीजर देख लीजिए कैसे वर्क करते हैं। एनिमल बिहेडेड, ब्रेन रिमूव्ड, हिप्पोकैम्पस इज डाइसेक्टेड। और एनिमल को बिहेड करने के बाद उसके ब्रेन के अंदर से हिप्पोकैम्पस जो टिश्यू है ये ऐसा दिखने वाला, इसको हम डाइसेक्ट करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। बाय यूजिंग वाइब्रोटॉम स्लाइसेस ऑफ 0.5 mm आर मेड। वाइब्रोटॉम मशीन की मदद से हम जो ब्रेन की हिप्पोकैम्पस टिश्यू हमने निकाला है उसकी स्लाइसेस बना लेंगे 0.5 mm थिकनेस की। आफ्टर कटिंग प्रिजर्व द स्लाइस इंक्यूबेटेड and placed in oxygenated artificial cerebrospinal fluid to maintain its viability। अब हम उसे इंक्यूबेट कर देंगे और आर्टिफिशियल जो हमारा ACSF है उसमें रख देंगे ताकि उसकी वाइबिलिटी मेंटेन रह सके, क्योंकि अब वो ब्रेन के बाहर आ गया, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में आ गया हिप्पोकैम्पस टिश्यू। तो उसकी वाइबिलिटी मेंटेन करने के लिए हम उसे ACSF में रख देंगे ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। टू इंड्यूस सीजर लाइक एक्टिविटी इन हिप्पोकैम्पस स्लाइस। अब जो हिप्पोकैम्पस स्लाइस हमने निकाली थी ब्रेन से, अब उसमें तो कोई अभी सीजर जैसी एक्टिविटी शो नहीं करेगा क्योंकि वो तो एक फिट चूहा जो इसमें कोई भी एपिलेप्सी वाले सिम्टम्स नहीं थे उस चूहे का हमने हिप्पोकैम्पस टिश्यू निकाला है।
अब हमें उसे वैसे ही बिहेव कराना है जैसे कि एक एपिलेप्सी वाले पेशेंट का हिप्पोकैम्पल स्लाइस जो टिश्यू है वो बिहेव करता है। तो उसके लिए हमें उसमें सीजर से जनरेट कराने पड़ेंगे, मतलब कि वैसी कंडीशन उसमें हम डेवलप कराएंगे जैसे कि एक एपिलेप्सी वाले पेशेंट का हिप्पोकैम्पस टिश्यू बिहेव करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मैनिपुलेट द ब्रेन लाइज एनवायरनमेंट टू क्रिएट हाइपर एक्साइटेबिलिटी। अब हमें जो मतलब कि जिसमें हमने हिप्पोकैम्पस टिश्यू जिस एनवायरनमेंट में एसीएसएफ में रखा था ताकि उसकी वाइबिलिटी बनी रहे, उसी हम एनवायरनमेंट में उसी एसीएसएफ में ऐसा चेंजेस कर देंगे जिसकी वजह से वो जो हिप्पोकैम्पस स्लाइस है वो वैसे ही बिहेव करने लगेगी जैसे कि एक एपिलेप्सी वाले पेशेंट की हिप्पोकैम्पस स्लाइस बिहेव करती है, यानी कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट उसमें जनरेट करवाएंगे। जब वो हिप्पोकैम्पस स्लाइस एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने लगेगी तो मतलब कि अब उसमें भी सीजर्स जैसी एक्टिविटी होगी। व्हाट हैपेंस इन एपिलेप्सी, अब वो वैसे ही वर्क करेगी जैसे कि एक एपिलेप्सी वाले पेशेंट की हिप्पोकैम्पल स्लाइस वर्क करती है, यानी कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट अब वो जनरेट करने लगी। दिस इज यूजली डन बाई अल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ द एसीएसएफ, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो एसीएसएफ में हमने जिसमें वाइबिलिटी मेंटेन करने के लिए हिप्पोकैम्पस टिश्यू को रखा था, अब उसमें हम ऐसे चेंजेस कर देंगे जिसकी वजह से वो वैसे ही बिहेव करेगी जैसे कि एक एपिलेप्सी वाले पेशेंट की हिप्पोकैम्पस स्लाइस बिहेव करती है, यानी कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती थी जिसकी वजह से सीजर जनरेट होने लगते थे। अब वो वैसे ही बिहेव करेगी बाई और अप्लाइंग प्रो कन्वल्जिंग एजेंट, या तो हम कोई ऐसा एजेंट डाल देंगे जिसकी वजह से उसमें कन्वल्जिंग एजेंट यानी कि कन्वल्जिंग कैरेक्टर जनरेट हो जाए। अब हम उसे एंटी एपिलेप्सी ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे। जब हम उसे एंटी एपिलेप्सी ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे तो इसका मतलब अब जो उसमें एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था अब वो वापस से बैक टू नॉर्मल आए। तो ये हमारा मतलब कि गोल होगा कि एंटी एपिलेप्टिक जो हमने अपनी ड्रग बनाई है उसका यही गोल होगा कि जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था वो बैक टू नॉर्मल आ जाए, उसमें जो अल्टरेशन जो फ्लो में उसके जो चेंजेस आ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में वो बैक टू नॉर्मल हो जाए, यानी कि नॉर्मल बिहेव करने लगें। तो ये हमारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का गोल होगा। तो ये हम मेज़र कैसे करेंगे कि जो हमने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दी है वो उसने बैक टू वापस से नॉर्मल स्टेट में उस हिप्पोकैम्पस स्लाइस को लाया कि नहीं, एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो रहा था उसको बैक टू नॉर्मल लाया कि नहीं लाया। तो वो ऐसे होगा इंट्रासेल्यूलर रिकॉर्डिंग डन बाई पासिंग माइक्रोपिपेट। तो माइक्रोपिपेट से हम ये वैल्यूएट कर लेंगे जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि ऐसे ऐसे एकदम फ्लो हो रहा था, एकदम स्पीड में जा रहा था जिसकी वजह से सीजर जनरेट हो रहे थे, और वापस से वो बैक टू नॉर्मल ऐसे ये वाले फ्लो में बैक टू नॉर्मल वाली कंडीशन में आया कि नहीं आया, ये हम माइक्रोपिपेट से चेक कर लेंगे। माइक्रोपिपेट जो है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट और नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट को हमें मेज़र करके बता देगी। अब उसमें दो ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप और ड्रग ग्रुप। मतलब कि वो हिप्पोकैम्पस स्लाइसेस जिसमें सीजर्स वाली एक्टिविटी शो हो रही थी तो वो तो हो गया कंट्रोल ग्रुप, यानी कि हमने उसमें कोई भी अभी अपने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दी नहीं है। तो वो सीजर्स जैसे मतलब कि जैसे एपिलेप्सी वाला पेशेंट की हिप्पोकैम्पस स्लाइस बिहेव करती है तो ये स्लाइसेस बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगी। और जो ड्रग वाला ग्रुप होगा मतलब कि यही वही स्लाइसेस होंगी लेकिन हमने इस पर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एडमिनिस्टर कर दिए। तो एंटी एपिलेप्टिक जब ड्रग एडमिनिस्टर कर दिए तो यहाँ पे तो सीजर्स जनरेट हो रहे थे तो यहाँ पे वो सीजर्स में कमी आएगी, यानी कि वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट जो उधर फ्लो हो रहा था सीजर्स में वो अब इधर डाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है एम्पलीट्यूड 3.5 मिलीवोल्ट का, यहाँ पे लिखा है हायर एम्पलीट्यूड मीन्स टू से मोर इंटेंस सीजर। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा सीजर्स हैवी होगा। बस्ट ड्यूरेशन मतलब कि जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था उसकी ड्यूरेशन क्या थी, यानी कि वो 1.8 सेकेंड तक चल रहा था। बस्ट फ्रिक्वेंसी 6 बर्स्ट पर मिनट मतलब कि जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट ऐसा फ्लो हो रहा था वो 6 बार फ्लो हो रहा था 1 मिनट के अंदर। मतलब कि अगर 1 मिनट तक हम ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसे मेज़र कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा था वो 6 बार हो रहा था 1 मिनट के अंदर, जिसकी वजह से हमें 6 बार एक प्रकार से सीजर्स आ रहे थे। और लेटेंसी टू फर्स्ट बस मतलब कि 2 मिनट में जो पहला एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा था वो फर्स्ट 2 मिनट में था। मतलब कि पहला जो हमने मेज़र किया जो हमें दौरा आया मिर्गी आया वो 2 मिनट में आया, उसके बाद हर 1 मिनट में 6 बार एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। ये उसका हो गया कंट्रोल ग्रुप का। मतलब कि जो हिप्पोकैम्पस स्लाइस को हमने ड्रग दे रखी थी उसमें चेंजेस क्या आएंगे, जो एम्पलीट्यूड था मतलब कि जो इंटेंसिटी थी सीजर्स की उसमें देखिए चेंजेस आ गया। जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट था 3.5 मिलीवोल्ट का जिसकी वजह से सीजर्स आ रहे थे अब वो हो गया 1.0
मिलीवोल्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे एंटी सीजर ड्रग दे दिया, यानी कि एंटी एपिलेप्टिक जब हमने ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया, अगर उसने बढ़िया से काम किया तो उसने 3.5 मिलीवोल्ट का जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था उसको उसने चेंज कर दिया 1.0 मिलीवोल्ट में, यानी कि अब सीजर्स की जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई। और बस्ट ड्यूरेशन जो ड्यूरेशन थी 1.8 सेकंड की उसकी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की, वो 0.5 सेकंड हो गई। और यहाँ पे बस्ट फ्रिक्वेंसी 6 बस्ट पर मिनट, मतलब कि 6 बार 1 मिनट में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट ऐसा हमने मेज़र करा था ग्राफ में, तो वो अब फ्रिक्वेंसी हो गई 1 बस्ट। अब 1 मिनट में एक ही बार एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो यानी कि सीजर्स में कमी आ गई। अब लेटेंसी टू फर्स्ट मिनट, मतलब कि पहले 2 मिनट में एवरी हो रहा था, बस्ट आ रहा था, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट 2 मिनट में फ्लो हो रहा था, अब वो 8 मिनट में हुआ, मतलब कि और टाइम मिल गया, तो इसमें सीजर्स में कमी आई। ड्रग शो सिग्निफिकेंट एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट इन हिप्पोकैम्पल स्लाइस बाय रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन इंटेंसिटी। अब जो सीजर्स की फ्रीक्वेंसी में भी कमी आएगी, उसके ड्यूरेशन में भी कमी आएगी, उसके इंटेंसिटी में भी कमी आ जाएगी। अब जब तीनों ये चीज़ों पे हमारी ड्रग वर्क करेगी तो हमारी ड्रग ने वैसे ही एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट जो था बढ़िया दिखा दिया और ड्रग हमारी बढ़िया परफेक्ट एकदम काम करे। नेक्स्ट मॉडल है हमारा मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक सीजर। ये एक वीवो मॉडल है। एम है इसका इवेल्युएशन ऑफ द सब्सटेंस टू प्रिवेंट और इनहिबिट द स्प्रेड ऑफ सीजर एक्टिविटी थ्रू न्यूरल टिश्यू, मतलब कि उस सब्सटेंस का हम इवेल्युएशन करेंगे, जो भी ड्रग हमने बनाई है उसका इवेल्युएशन करेंगे कि वो सीजर्स को स्प्रेड होने से कितना प्रिवेंट और इनहिबिट कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट में हमारे पास रैट या माउस कोई भी एक एनिमल, इलेक्ट्रोकन्वल्जियोमीटर, ड्रग में हमारे पास चाहे हम स्टैंडर्ड ड्रग की टेस्टिंग कर लें या टेस्ट ड्रग की जो हमने बनाई है उसकी भी टेस्टिंग कर सकते हैं, दोनों की टेस्टिंग कर सकते हैं, और स्टॉप वॉच चाहिए होगी। अब मेनली बेसिकली आपको इस एक्सपेरिमेंट के अंदर होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक नॉर्मल रैट है जो फिट है एकदम, उसे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हटा के हम उसे नॉर्मली एक शॉक दे रहे हैं। जब हम उस रैट को एक नॉर्मल शॉक देंगे, एक फिक्स अमाउंट का, कांस्टेंट अमाउंट का, जब हम उसे शॉक देंगे तो उसकी जो हिंड लिम्स है ना, जो पीछे के पैर होते हैं, उनमें एक्सटेंशन होगा, मतलब कि वो एक्सटेंड कर जाएंगे, उनमें स्टिफनेस आ जाएगा, उनमें रिजिडिटी आ जाएगी, वो अकड़ जाएंगे। तो अकड़ जाएंगे का मतलब सीजर्स में भी यही होता है, मसल स्टिफन हो जाती है और रिजिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो जाती। तो जो रैट के हिंड हैं जब वो स्टिफन और जर्किंग मूवमेंट शो करेंगे तो जिसकी वजह से सीजर्स डेवलप हो गया। अब सीजर्स डेवलप हो गया तो वो चूहा किधर भी मूव नहीं कर पाएगा, वो आगे कोई भी मूवमेंट नहीं शो करेगा। तो जब हमने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, अब चूहा कोई मूवमेंट तो कर नहीं रहा, तो हमने ये देखा कि वो नेक्स्ट 15 से 20 सेकेंड तक उसने कोई मूवमेंट शो नहीं किया। अब 15 से 20 सेकेंड बाद वो बैक टू नॉर्मल हुआ, उसके बाद उसने कहीं पे अपना नॉर्मल मूवमेंट शो किया, लेकिन 15-20 सेकंड तक उसने कोई भी मूवमेंट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम उसे सीजर्स डेवलप हो गए थे। अब उसके जो मसल मूवमेंट थे वो भी लॉक हो गए थे, मसल मूवमेंट उसके रिजिड हो गए थे, उसमें स्टिफन हो गया था, जर्किंग होने लगी थी, जिसकी वजह से उसने कोई मूवमेंट नहीं शो किया। लेकिन जब उसे हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे देंगे, यानी कि एंटी सीजर ड्रग दे देंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद हम ये चेक करेंगे कि अब वो कितनी देर बाद मूवमेंट शो किया। पहले हमने देखा जब उसे हमने कोई भी ड्रग नहीं दी थी तो वो 15 से 20 सेकंड तक उसने कोई मूवमेंट शो नहीं किया, लेकिन जब हमने उसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे के शॉक किया तो हमने देखा कि वो 5 सेकंड बाद ही नॉर्मल हो गया, मतलब कि उसकी सीजर वाला जो फेज रहा वो ज़्यादा देर तक नहीं रहा। तो यानी कि हमारी जो एंटी सीजर जो एंटी एपिलेप्टिक हमने जो ड्रग बनाई थी वो इफेक्टिव रही। तो इससे हमें ये पता चल जाता है। अब इसका प्रोसीजर देखिए। प्रोसीजर, हेल्दी एडल्ट माउस डिवाइडेड इनटू कंट्रोल, स्टैंडर्ड, अब टेस्ट डॉग। अब आपको को जैसे टेस्टिंग करनी है उस हिसाब से आप लोग उसके ग्रुप में डाल लेंगे। कंट्रोल ग्रुप भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड ग्रुप भी और टेस्ट ग्रुप भी। 6 माइस इन ईच ग्रुप, मतलब कि हर ग्रुप में 6 माइस होने चाहिए, चाहे आप कंट्रोल ले लें, स्टैंडर्ड ले लें, टेस्ट तीनों ग्रुप भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। अगर कंट्रोल और स्टैंडर्ड में कंपेरिजन कराना है तो आप 2 ग्रुप ले लीजिए, अगर तीनों कराने हैं तो तीनों ग्रुप ले सकते हैं। ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड इंट्रापेरिटोनियली, वेट फॉर 30 to 60 मिनट फॉर द ड्रग टू टेक इफेक्ट, मतलब कि 30 से 60 मिनट हमें वेट करना होगा इंटरपेरिटोनियली ड्रग देने के बाद, ताकि उसका इफेक्ट शो कर सके। ए स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रिक शॉक 50 मिली एम्पियर 60 हर्ट्ज का फॉर 0.2 सेकेंड के लिए हमें उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्जियोमीटर अप्लाइड विद कर्नियल और इलेक्ट्रोड, मतलब कि उसके कान के पास हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे जिससे कि हम उसे शॉक देंगे। ईयर इलेक्ट्रोड्स आर मॉइस्चन विद सेलाइन बिफोर एप्लीकेशन, उससे सेलाइन से हम क्लीन कर लेंगे ताकि उसमें जो इलेक्ट्रिक का करंट उसकी बॉडी में जाए वो इक्वली फ्लो हो सके।
एनिमल इज ऑब्जर्व फॉर सीजर फेजेस स्पेशली हिंड लिम्ब टोनिक एक्सटेंशन, मतलब कि जब हमने उसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे दी तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो चूहे ने सीजर्स वाले फेज में कितनी देर रहा, मतलब कि उसने जो उसके हिंड लिम्ब्स में जो मूवमेंट आया वो कितनी देर बाद आया, या मूवमेंट उसने कैसा किया। अगर वो मूव कर जाता है 5 से 10 सेकेंड में, यानी कि तो हमारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इफेक्टिव रही। अगर वो मूव नहीं करता तो वो नॉट इफेक्टिव रही। The presence or absence of seizure is recorded to assess the anticonvulsant effect of drug। और सीजर्स के प्रेजेंस के बेसिस पे हम ये एवेल्यूएट कर लेंगे जो हमारी एंटी एपिलेप्टिक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग थी वो कितनी इफेक्टिव रही। इसका कंक्लूजन देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट ग्रुप सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ टोनिक हिंड लिम एक्सटेंशन, मतलब कि अगर जो हमारी टेस्ट ड्रग थी या जो हमारी स्टैंडर्ड ड्रग थी उसने इफेक्टिवनेस बढ़िया रिजल्ट शो किया, तो ड्यूरेशन ऑफ जो टोनिक हिंड लिम एक्सटेंशन है वो हमारा कम हो जाएगा, बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। पहले जो उसके हिंड लिम में एक्सटेंशन हो रहा था, जो स्टिफनेस आ रही थी जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा था जब हम उसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग नहीं दी थी, तो यानी कि उस टाइम पे उसे सीजर्स आ रहे, तो उसकी जो हिंड लिम का एक्सटेंशन था वो उसके टाइम ज़्यादा था, तभी तो वो 15 से 20 सेकंड तक मूव नहीं कर पाया। लेकिन जब उसे एंटी एपिलेप्टिक दे दी तो वो 5 से 10 सेकंड बाद ही तुरंत मूव कर गया, क्योंकि अब उसे सीजर्स नहीं आए। द स्टैंडर्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग फेनिटोइन शोज कंप्लीट प्रोटेक्शन, मतलब कि जो हमारी स्टैंडर्ड ड्रग थी उसने तो कंप्लीट प्रोटेक्शन शो की, वाइल द टेस्ट ड्रग डेमोन्स्ट्रेट डोज डिपेंडेंट, मतलब कि जो टेस्ट ड्रग थी वो हमारी डोज डिपेंडेंट है, डोज पे डिपेंड करेगी, जितना ज़्यादा डोज वैसा इफेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीजर एक्टिविटी इन माइस आफ्टर मैक्सिमल इलेक्ट्रोसम, मतलब कि जो हमें ऑब्जर्वेशन टेबल आई उसमें देखिए जो कंट्रोल था जिसे हमने कोई भी ड्रग नहीं दी थी वो वाला ग्रुप, स्टैंडर्ड जिसे हमने एक वो वाली ड्रग दी जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, टेस्ट ड्रग जिसकी हमने एवेल्यूएशन करा। तो इसका कंपेयर रिजल्ट में देखिए, ड्रग एडमिनिस्टर करी HLTE, मतलब कि हिंड लिम टोनिक एक्सटेंशन, मतलब कि जब हम उसे कंट्रोल ड्रग दी, इसे कोई भी ड्रग नहीं दी थी, तो वहाँ पे जो उसका ड्यूरेशन ऑफ HLT था, मतलब कि वो 12 सेकंड तक उसके मूवमेंट में ब्लॉकेज आया, प्रोटेक्शन यानी सीजर से कतई भी रिलीफ नहीं मिला। स्टैंडर्ड ड्रग थी यानी कि फेनिटोइन जो ऑलरेडी अप्रूव थी, उसने HLT प्रेजेंट, मतलब कि उसके जो लिम एक्सटेंशन जो हो रहा था, मसल स्टिफेंड हो रही थी, उसकी रिजिडिटी आ रही थी, वो बिल्कुल जीरो हो गई। अब उसमें कोई भी ऐसा रिजिडिटी और मसल मूवमेंट में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और सीजर से उसे 100% प्रोटेक्शन मिली। और टेस्ट ड्रग, मतलब कि जो हमने हमने खुद बनाई है अपने लिए, उसी हम टेस्टिंग करनी है, तो उसमें HLT प्रेजेंट पार्शियल, पार्शियल मतलब कि हो सकता है HLT प्रेजेंट भी हो, HLT ना भी प्रेजेंट हो, 50-50 रहा, मतलब कि थोड़ा प्रेजेंट भी रहा, थोड़ा नहीं भी प्रेजेंट रहा। और ड्यूरेशन ऑफ HLT यहाँ पे 4 सेकंड है, मतलब कि 4 सेकंड तक उसने कोई मूवमेंट नहीं फोर्स हो गया, बाकी आगे फर्दर वो मूवमेंट में बैक टू नॉर्मल आ गया। प्रोटेक्शन यानी कि 66% उसे सीजर से रिलीफ मिला।